मैंने एक लेक्चर पीछे देखिएगा, आप लोग इस पर बना रखा है, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ध्यान से देखना जरूरी है, उसके बाद ये वाला समझ में आ जाएगा, आज वाला, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उसमें आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कलेक्शन को टोपोलॉजिकली रियलाइज करें इन अ प्लेन, तो हमने आर्गुमेंट जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफाइन किया है वो ये है, आर्गुमेंट जेड और इक्वल टू कितना था आपको बता सकते हैं? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा tan इनवर्स y अपॉन, एक्स हाँ, अगर जेड मेरे पास क्या है, एक्स सर प्लस एक्स प्लस वाई, और नॉन जीरो नंबर है क्योंकि जीरो को छोड़ के हमने ये कहा कि ये हर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन किया जा सकता है। ये है आपके पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में आपने किया था तो पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन मॉड एक्स, ये था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में था। थर्ड में मैंने ऐसे किया था माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड एक्स, और माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये फोर्थ में था। उसके बाद फिर मैंने बाउंड्रीज पर भी आपको दिखाया था। और ये जो आर्ग्यूमेंट है बेसिकली इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट तो 2 पाई रोटेट करके फिर और ले सकते हैं ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आप 2 पाई रोटेट कर देंगे तो फिर आ जाएगा आगे को। यस सर। तो यहां से एक तो ये पॉइंट था जो मैंने आपको पीछे बता रखा है पिछले लेक्चर में। दूसरा, यहीं से ये बात पता लगती है कि आर्गुमेंट ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यूनिक नहीं है ना, तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन आप ऐसे भी कह सकते हो। आर्गुमेंट ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। वैल्यूड फंक्शन मतलब ये यूनिक नहीं होता इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी का आर्गुमेंट जेड कहता हूँ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप कहते हैं कि वो थीटा है और वो रियल नंबर है। और थीटा ऐसा होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप हमेशा पोलर फॉर्म में इस तरह से दिखा देते हैं, तो थीटा मतलब ये वाला थीटा। ठीक है, मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, आसान ले रहा हूँ, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। तो नॉर्मली हम कहेंगे कि ये पाई बाई 2 आता है। इसमें 2 पाई जोड़ सकते हैं, 2 पाई अगर पाई बाई 2 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 पाई बाई 2। फिर उसमें भी 2 पाई जोड़ेंगे तो 9 पाई बाई 2। तो आर्गुमेंट यूनिट नहीं है, दैट इज नॉट यूनिट। मॉड्यूलस यूनिट फंक्शन, आर्गुमेंट यूनिट नहीं है। क्लियर है इतना? मल्टी वैल्यूड है इन जनरल। यस सर। लेकिन हाँ, लेकिन अगर हम 2 पाई तक की बाउंड्री में इसे रोके रखें तो हम इसे सिंगल वैल्यूड बना सकते हैं।
हमें इसी में काम करना होता है नॉर्मली। हम इस बात को भी लिख लेते हैं, मान लो पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, वी कैन मेक इट अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन कैसे बना सकते हैं, मान लेते हैं कोई ले लेते हैं, अल्फा कोई रियल नंबर ले लीजिए, तो आप 2 पाई तक लीजिए। नाउ वी टेक, ध्यान दीजिएगा अल्फा में ओपन इंटरवल में ले रहा हूं, तो अल्फा प्लस 2 पाई क्लोज इंटरवल में ले लिया, या अल्फा को क्लोज में लीजिए, तो अल्फा प्लस 2 पाई को आपको किस में लेना पड़ेगा, सिंगल वैल्यूड की बात हो रही है, तो अगर दोनों साइड क्लोज करेंगे तो अल्फा और अल्फा प्लस 2 पाई एक ही जो आ जाएंगे ना। तो फंक्शन की 8 पॉइंट पर आप समझ रहे हैं वर्टिकल लाइन कितनी बार काटनी चाहिए ग्राफ को, याद है कैलकुलस में? सर हाँ वो सर रिपीट। एक बार। हाँ तो उस पॉइंट को दोबारा नहीं लेना है, अगर अल्फा नहीं ले रहे हो तो अल्फा प्लस 2 पाई ले लो, या अल्फा को ले रहे हो तो अल्फा प्लस 2 पाई को छोड़ दो। तो हम नॉर्मली पहला वाला ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो मैं ऐसे कहूंगा। सो आर्ग्यूमेंट जेड जिस पे हम बात करते हैं, दिस इज अ फंक्शन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सेप्ट 0 से लेकर, हम इसे अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो सिंगल वैल्यूड बनाने का तरीका ये वाला रहेगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए। यस सर। एक चीज और आएगी जिसमें हम आर्ग्यूमेंट को कैपिटल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अभी तक आर्ग्यूमेंट स्मॉल लिखा था, अब प्रिंसिपल नॉर्मली कहीं का भी होता है तो वो मेन आदमी हुआ तो उसको कैपिटल लेटर से बड़ा दिखाने की कोशिश है, सेंस समझिएगा। तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अल्फा को माइनस पाई ले लेता हूं मैं, तो फिर जो आपके पास अल्फा प्लस 2 पाई है, अगर आप उसे लेंगे, आप 0 से 2 पाई भी ले सकते हैं, ये लेते हैं तो ये आ जाएगा। देन आर्ग्यूमेंट जेड जो होगा आपके पास, वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, यहां से माइनस पाई से पाई, पाई क्लोज में माइनस पाई ओपन में, या फिर माइनस पाई से पाई। दिस इज कॉल्ड, हम नॉर्मली जब ये पर्टिकुलर एक वैल्यू ले लेते हैं इस रेंज में, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, कॉल्ड द लगा देते हैं, द प्रिंसिपल जो ये यूनिट होगा आर्ग्यूमेंट, और इसको कैसे दिखाएंगे, एंड इज डिनोटेड बाई, हम प्रिंसिपल को ऐसे लिखें, कहीं पर भी किसी भी कैपिटल ए जब लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैपिटल आर्ग्यूमेंट कैपिटल ए से शुरू हो रहा है, जो होता है वो नॉर्मली हम लोग इस पर बात करते हैं, दिस इज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। कुछ किताबों में 0 से 2 पाई भी लिखा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा 0 ले लिया होगा उन्होंने, इससे परेशान मत होइएगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये है, इसीलिए जनरल डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी थी, ये सिंगल वैल्यूड हो गया था, तो यही एक्चुअली प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैपिटल ए से शुरू हो सकता था, यही वाला। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। अगली एक थ्योरम है
जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है बेसिकली ये भी फंक्शन है, मैथ्स में तो सब कुछ फंक्शन है। तो ये बच्चों पूरी नेगेटिव रियल लाइन पर, नेगेटिव रियल लाइन मतलब इधर को अगर माइनस इन्फिनिटी बनाते तो माइनस इन्फिनिटी से 0 इस पूरी रियल लाइन में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के तौर पर हो गई। तो ये बड़ा बढ़िया रिजल्ट है। आर्ग्यूमेंट कहां पर अनडिफाइंड है ये अलग चीज है, आर्ग्यूमेंट ओरिजिन पर अनडिफाइंड है, 0 प्लस आयोटा टाइम 0। बाकी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, देखिएगा हर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया जा सकता है 0 के अलावा। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो आर्ग्यूमेंट हम ले रहे हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं अभी, अब वो नेगेटिव रियल लाइन पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, बाकी जगह कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। तो हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट z is a discontinuous function on negative real line that is माइनस इन्फिनिटी से 0। और जहां पर मेरा मतलब आर्ग्यूमेंट z से है तो मुझे पूरा बताना चाहिए। आर्ग्यूमेंट z जहां मैं कह रहा हूं, अभी तो ऊपर लिखा है लेकिन आपको तो थ्योरम इतनी याद रहेगी ना। आर्ग्यूमेंट z का मतलब इस फंक्शन की बात हो रही है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये नेगेटिव रियल लाइन पर डिसकंटिन्यूअस है, इसे प्रूफ करिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेट्रिक सेंस नहीं ले पाएंगे, अभी मेट्रिक डिफाइन नहीं है। प्लीज आप लोग ऐसे समझिए, सीक्वेंशियल डेफिनेशन समझिए। अगर मैं कोई दिखा दूं कि दो सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पर कन्वर्स कर रहे हैं, xn कन्वर्स टू x और yn कन्वर्स टू भी x, लेकिन fxn कन्वर्ज अलग करता है और fyn कन्वर्ज अलग करता है, ये बराबरी नहीं हो रही। तो हम मानेंगे ना कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यस सर। कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, रियल एनालिसिस का लॉजिक है, हमने वहां पढ़ा था ये कि कोई भी अगर सीक्वेंस xn converts to x implies fxn converts to fx and this must be true for every xn। ये होना चाहिए। हम लोग इसको बस मशीन की तरह याद करते हैं, नॉर्मली हमने देखा है। होता है नहीं ऐसा, आपने देखा होगा। यस सर। हाँ, कोई भी सीक्वेंस अगर किसी पॉइंट पे कन्वर्स कर रहा है xn x पे, तो fxn fx पे ही करना चाहिए। मतलब जो इमेज सीक्वेंस है वो भी सब एक ही जगह आने चाहिए, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस कहीं दिखाना हो तो क्या करना चाहिए, दो सीक्वेंस लीजिए जो एक ही पॉइंट पे कन्वर्स करें और दिखा दीजिए कि इनके जो इमेज सीक्वेंस हैं वो अलग अलग जगहों पर कन्वर्स कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, ये बहुत अच्छा तरीका है सिक्वेंशियल अप्रोच। और जिन लोगों ने पढ़ा है ठीक, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैंने कंटिन्यूटी प्रूफ की है ड्रिटले फंक्शन रियल एनालिसिस में, थोमे फंक्शंस और ऐसे कई सिक्वेंशियल अप्रोच में। प्लीज आप उनको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई दो डिफरेंट सीक्वेंस लीजिए जो एक ही पॉइंट पे कन्वर्स करें और दिखाइए कि जो इनके इमेज सीक्वेंस हैं वो डिफरेंट जगहों पर कन्वर्स कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रही। ठीक हो गया। अब इस लॉजिक को मैं यहां पर लेता हूं। तो
कोई एक पॉइंट ले लेते हैं नेगेटिव रियल लाइन पे, सपोज एक पॉइंट पी ले लिया मैंने। अब मैंने एक सीक्वेंस लिया Z1 Z2 Z3, धीरे 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 मान लीजिए वो P पे कन्वर्स कर रहा है। और इधर भी ले लेता हूँ ऐसे Z1 डैश Z2 डैश Z3 डैश एंड सो ऑन, वो इधर से कन्वर्स कर रहा है। मतलब एक मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, दूसरा मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ। सीक्वेंस, लेट अस टेक a sequence, complex sequence है Zn in second quadrant such that Zn converges to P। ठीक हो गया। P नेगेटिव रियल लाइन पर है, ये लिखा ही नहीं मैंने कहीं, अरे पहले लिखना चाहिए था यार। Let us take a point P on negative real line, या P belongs to open interval माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब वो वाला। ठीक है। अब भाई ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपके पास आर्गुमेंट होता है, आपने कहा था पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है, ठीक है ना? यही था। यस सर। तो यार जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रियल लाइन की तरफ आओगे तो वाई कोऑर्डिनेट का साइड घटता जाएगा या नहीं? देखो Z1 जहां पर है उसका Yes, sir. वाई कोऑर्डिनेट, Z2 का वाई कोऑर्डिनेट, Z3 का वाई कोऑर्डिनेट एंड सो ऑन, सोचते जाओ। आपको आना है नीचे नेगेटिव रियल लाइन पे, तो वाई कोऑर्डिनेट घटता जाएगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों आपको ये लगता है कि ये धीरे धीरे जीरो की ओर जाएगा और केवल ये पाई की ओर कन्वर्स करेगा आर्गुमेंट जे? Yes, sir. तो आर्गुमेंट Zn जो होगा, जो फंक्शन आर्गुमेंट का मतलब f समझ लो फंक्शन, ये कहाँ को कन्वर्स करेगा? जी पाई की तरफ। पाई की तरफ। क्या मैं ये हर बच्चे को समझा पाया हूँ? यस सर। चलो भाई फिर अब थर्ड क्वाड्रेंट में ले लेते हैं दूसरा सीक्वेंस। अरे प्रूफ तो बच्चों जैसा है, अगर ईमानदारी से समझ में आ रहा है तो। Yes. नाउ वी टेक another sequence इसको मैं Zn डैश ले लेता हूँ। In third quadrant such that Zn dash also converges to P। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस और ये प्लस होता है, जरा इधर देख लीजिएगा जहां सही का निशान लगाया मैंने। तो इसमें भी अब आप देखो यार, ये धीरे धीरे नेगेटिव पे जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो की ओर टेंड करेगा या नहीं? तो टेन इनवर्स Yes. जीरो की तरफ जाता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आर्गुमेंट Zn डैश कहाँ को कन्वर्स कर जाएगा? क्या सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं इस बात को? यस सर। तो दो सीक्वेंस लिए मैंने नेगेटिव रियल लाइन पर, कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया P। अब मैंने देखा कि P पर तो डिस्कंटिन्यूअस है फंक्शन, क्योंकि P पर दो सीक्वेंस P पर कन्वर्ट कर रहे हैं, इमेज सीक्वेंस अलग अलग जगहों पर कन्वर्ट कर रहे हैं, एक पाई पर एक माइनस पाई पर। तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन P पर डिस्कंटिन्यूअस है, लेकिन P तो कोई भी नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब है पूरी नेगेटिव रियल लाइन पर ओरिजिन से लेफ्ट में हर जगह डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हो गया प्रूफ। प्रूफ आसान था, सिक्वेंशियल अप्रोच ज्यादा टफ नहीं है भाई। आप
एक बार ड्रिकले और थोमे एक बार आज और देख लेना, तसल्ली हो जाएगी जी हाँ आसान था। पहली बार जब पढ़ते हैं तो फंक्शन समझने में टाइम लगता है, दूसरी बार फंक्शन तो पता ही था, केवल कंटिन्यूटी समझनी थी। सो वी हैव two sequences, Zn tends to P and Zn dash tends to P, but argument Zn is not equal to argument Zn dash. This implies argument Z is a discontinuous function at P, but P is any real number on minus infinity to 0. This implies argument Z is discontinuous on minus infinity to 0. यहां से यहां तक डिस्कंटिन्यूअस है फंक्शन। तो ये प्रूफ भी करना था, मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सवाल है वैसे तो, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये तो प्रूफ हो गया। अब उसके बाद एक नोट लगा देते हैं, हम इसको कंटिन्यूअस इस जोन में लेंगे ही नहीं, माइनस इन्फिनिटी से 0 में, बाकी सब जगह ले लेंगे। तो कैसे लिखें, ऐसा बना देते हैं, वी कैन मेक आर्गुमेंट z कंटिन्यूअस और हम ऐसा ले लेंगे, आर्गुमेंट z जब भी लेंगे आप कोई भी किताब उठाइएगा, उन्होंने ये किया होगा, इंटरवल लेना था माइनस इन्फिनिटी से 0 भी शामिल नहीं करना है आर्गुमेंट के लिए, 2 माइनस पाई टू पाई। डोमेन में से नेगेटिव रियल लाइन हटा दीजिए ना। मैं फिर कह रहा हूं, आर्गुमेंट केवल ओरिजिन पे डिफाइन नहीं है, बाकी सब जगह है। लेकिन जब कंटिन्यूटी की बात आ रही है तो नेगेटिव रियल लाइन पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक। जहां पर आर्गुमेंट जेड डिसकंटिन्यूअस होता है उसको ब्रांच कट कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, when argument z is not continuous, for example here negative real line, then no, when के बाद then it is called a branch state। तो माइनस पाई टू पाई तो हमने अल्फा के एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके किया था ना, नॉर्मली यही ज्यादा हम यूज करते हैं रहते हैं, तो ये है। लेकिन वैसे हम अल्फा तो कोई भी रियल नंबर ले सकते थे, तो आप ये लिख लीजिए, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ब्रांच स्टेट हो जाएंगे। देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ब्रांच स्टेट्स। लेकिन आप अल्फा क्या ले रहे हैं उससे तय होगा ना कि ब्रांच स्टेट कहाँ पे हो रहा है।
तो नेगेटिव रियल लाइन कई बार ब्रांच कट के तौर पर आपको बाद में दिखेगी रेसिड्यू पढ़ाते हुए, या आपने देखा होगा। तो हमने आर्गुमेंट के बारे में थोड़ा सा जाना, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अब तो। आर्गुमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन हम उसे कंटिन्यूअस लेके बना भी सकते हैं। इतना क्लियर है ना? यस सर। अच्छा। यस सर। तीसरा, हम लोग बार बार प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले रहे हैं। अगर मैं जनरल आर्गुमेंट लूं तो उसमें और इसमें क्या अंतर हो जाएगा? कैपिटल आर्गुमेंट में कितना अंतर होता है? 2n पाई, बस एन इंटीजर ले लो, यही अंतर हुआ ना। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n पाई जोड़ लीजिए तो वो जनरल आर्गुमेंट हो जाएगा। ये तो क्लियर है? यस सर। तो फिर एक बात बताइए, यहां से जनरल आर्गुमेंट भी जहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिस्कंटिन्यूअस होगा वहां जनरल आर्गुमेंट भी डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा। जहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कंटिन्यूअस है 2n पाई, तो नंबर जोड़ रहे हैं आप उसमें, सो आर्गुमेंट स्मॉल आर्गुमेंट है जो अब हमारे पास है, इसको भी वही ले लेते हैं, -∞ से 0। इधर तो आप कोई भी ले लो, आर ले लो भाई। कोडोमेन तो आप कितना ही बड़ा डिफाइन कर सकते हैं ना। यस सर। हाँ, इज ऑल्सो कंटिन्यू, बट डोमेन की दिक्कत है। कोडोमेन तो आप बड़ा बना लो छोटा बना लो, क्या दिक्कत है? इनटू मैपिंग हो जाएगी, बड़ा ले लोगे तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ फिर। यस सर। ठीक। तो आर्गुमेंट के बारे में कुछ फंडामेंटल चीजों पर बात की हमने। अब थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानना है। तो पहले एक्सपोनेंशियल पे काम करते हैं, फिर लॉगरिथमिक पे करेंगे। हेडिंग डालिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, ये तो मीटिंग ही खत्म करने का सिग्नल दे रहा है जूम। तो लिख तो लेता ही हूँ एक्सपोनेंशियल के बारे में थोड़ा सा, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते किसको है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है और लॉगरिथमिक क्या है। कोई भी स्टैंडर्ड किताब देखेंगे दो तीन चीजें शुरू में मिलेंगी आपको, एक तो एक्सपोनेंशियल की डिटेल, लॉगरिथमिक की डिटेल, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में, और पावर सीरीज के बारे में। ये जानने के बाद ही कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बार बार, क्योंकि पावर सीरीज तो वास्तव में पावरफुल है। तो अब हमारा जो चैप्टर के तौर पर मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फिर इस आधार पे हो जाएंगे हमारे पास। तो एक्सपोनेंशियल को हम ऐसे लिखते हैं कि एक्सपी ब्रैकेट में जेड, और इसको किसके बराबर दिखाते हैं हम लोग? प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी अगर दो डॉट लगाने के बाद इक्वलिटी साइन है कहीं पर भी, इसका मतलब हम अभी इसे पहली बार डिफाइन कर रहे हैं। आगे को लिखेंगे तो डॉट हटा देंगे, सारी बराबरी हो जाएगी। ऐसा बहुत सारी जगह सिंबल आपको मिलेंगे। कोई चीज जब पहली बार डिफाइन हो रही होती है तो इस तरह से सिंबल है कि भाई ये हमने इस किताब में अभी पहली बार डिफाइन किया। एक्सपोनेंशियल आप लोग जानते होंगे, जेड टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल में भी ऐसे ही लगभग होता है, e टू द पावर x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होता है। ठीक है, एट चीज में नहीं बता रहा हूं। दिस सीरीज is convergent
फॉर एवरी z बिलोंग्स टू C। क्या ये प्रूफ करना होगा? अरे भाई an मालूम है ना, ऐसा याद है? an या un Yes, sir. an plus Yes. 1 Yes. z to the power n plus 1 upon n plus 1 factorial, और फिर an upon n plus 1 ऐसा पढ़ाया होगा मैंने। रेशियो Yes. टेस्ट, Yes, sir. फैक्टोरियल आता है तो रेशियो टेस्ट, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ये हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कन्वर्स करेगा ये रिजल्ट, क्योंकि जब आप इस डिवाइड करेंगे Infinity. n plus 1 upon z आ So जाएगा। ये नॉन जीरो है तो ये टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा या नहीं? तो ये रेशियो 1 से बड़ा आ रहा है, कन्वर्जेंट होगा या नहीं? Yes, sir. एंड दिस इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी z। तो फिर z नॉन जीरो होना चाहिए, बस यही शर्त है। और वैसे भी z अगर जीरो होगा तो पावर एक्सपेंशन हो ही नहीं पाएगा पावर सीरीज में। तो मैंने ये लाइन जो लिखी समझ में आया ना कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। जब आप ऐसा लिखते हैं तो कन्वर्जेंस जानना जरूरी है किसी भी सीरीज। कई सारे रिजल्ट्स हैं एक्सपोनेंशियल के लिए, चलिए हम इनको अभी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये सेव होने और यूट्यूब पे अपलोड होने में 10 से 12 मिनट लगाता है, तो हम लोग 8 बज के 12-13 मिनट पे जुड़ते हैं। थैंक यू। Thank you, sir.